century from Babar Azam under pressure. The lion roars, and what a way to bring up his century. And this man is world class. बाबर आजम की कप्तानी खत्म हो गई। आपके स्टैट मेरे से भी नीचे हैं, लेकिन आप किंग हैं। ओ भाई, आप जाली किंग हैं। उस पे वो लीडरशिप क्वालिटी उसकी खत्म हो गई है। बाबर आजम एक ऐसा नाम जो पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में पिछले 10 साल से एक मरकजी किरदार बना हुआ है। कहीं शानदार कवर ड्राइव्स और मुसलसल रन्स की बरसात, तो कहीं तनकीद, दबाव और कप्तानी के मुश्किल फैसले। ये कहानी है एक ऐसे गैर मामूली टैलेंट की जिसने अपने टैलेंट से दुनिया को मुतासिर तो किया, लेकिन साथ ही साथ सवालात, कंपैरिजन्स और एक्सपेक्टेशंस के बोझ को भी बर्दाश्त किया। आज हम जायज़ा लेंगे बाबर आजम के करियर के पहले 10 साल का और एक अनबाइस्ड, न्यूट्रल और बिल्कुल ही रैशनल ओपिनियन आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद एजाज, यू आर वाचिंग पाक पैशन एंड दिस इज़ द स्टोरी ऑफ वन ऑफ पाकिस्तान्स फेवरेट सन्स, बाबर आजम। तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से करें? LCCA क्रिकेट ग्राउंड से करें, यू स्लिम क्रिकेट क्लब से करें, या फिर 2010 के उस अंडर 19 वर्ल्ड कप से करें, जहां पे 16 साल के बाबर आजम ने ना सिर्फ अपना टैलेंट शो किया बल्कि पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा रन्स भी बनाए और पाकिस्तान को फाइनल तक लेके गए। पाकिस्तान फाइनल ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत पाया, लेकिन पाकिस्तान को एक ऐसा चमकता हुआ सितारा बाबर आजम की शक्ल में मिल गया जिसको फैंस ने एक्सपेक्ट किया कि आगे चलकर लंबे अरसे तक ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद 2012 में बाबर आजम को अंडर 19 वर्ल्ड कप की कप्तानी मिली और उन्होंने पाकिस्तान को दोबारा एक दफ़ा लीड किया और क्वार्टर फाइनल तक लेके गए। क्वार्टर फाइनल में अनफॉर्चुनेटली इंडिया से हार गए, लेकिन उसके बाद एक नए सफ़र का आगाज़ शुरू हो जाता है। बाबर आजम डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना लोहा मनवाते हैं और फिर 31 मई 2015 का वो दिन आ जाता है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी और बाबर आजम की इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री, ये दोनों एक साथ होते हैं। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में बाबर आजम ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया और पहली इनिंग्स में 50 कर डाली। ये शुरुआत थी एक ऐसे करियर की जो आगे चल के बहुत ज़्यादा रन्स बनाएगा, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स तोड़ेगा और पाकिस्तान के लिए एक सुपरस्टार का दर्जा हासिल करेगा। लेकिन एक ऐसा प्लेयर आया जो इन सबसे अलग था, जिसके खेलने का अंदाज़ा अलग था, जिसकी टेक्निक अलग थी, जिसने अपने स्ट्रोक प्ले के साथ, अपनी पॉइज़ के साथ, अपनी एलिगेंस के साथ दुनिया भर के क्रिकेट फ़ैन को अपनी बैटिंग का दीवाना बनाया। जी, बाबर आजम। हमने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम जायज़ा लेंगे बाबर आजम के करियर का सिर्फ एज बैटर, जहां पे उन्होंने 2015 में अपने करियर का आगाज़ किया और 2019 तक वो सिर्फ एज बैटर खेले। फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में हम एनालिसिस करेंगे बाबर आजम के करियर का पोस्ट कैप्टेंसी। क्या कैप्टेंसी की वजह से उनके फॉर्म में कोई चेंज आया, या फिर ये भी लोग कहते हैं कि कैप्टेंसी ने उनके करियर को एक तरह से आप कह लें कि रिवर्स गियर लगा दिया। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अपने दूसरे पार्ट में। पहले हम आते हैं पार्ट 1 पे, जो है द राइज ऑफ द प्रोडिजी। दो 2015 में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट डेब्यू करने के बाद पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन को एक बात का अंदाज़ा तो हो गया था कि ये बल्लेबाज अब लंबे अरसे तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। अगले ही साल वेस्ट इंडीज़ ने यूएई का दौरा किया और पाकिस्तान के अगेंस्ट 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज़ खेली, जिसमें बाबर आजम ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो सिर्फ और सिर्फ अब तक सिर्फ 3-4 बल्लेबाजों के पास है। पाकिस्तान की जानिब से ज़हीर अब्बास, सईद अनवर और नासिर जमशेद ने ये रिकॉर्ड पहले बनाया है, लेकिन इस सफ़ में बाबर आजम ने भी अपने आप को खड़ा कर दिया। इंडीज़ के अगेंस्ट जो 3 सेंचुरीज उन्होंने बनाई वनडे क्रिकेट में, वो उनसे इन्होंने अपने आप को अनाउंस किया और दुनिया को दिखाया कि भाई नया सितारा लैंड हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लगातार 3 इनिंग्स में 3 ओडीआई सेंचुरीज की, और ये वो मोमेंट था जहाँ पे ये बात कंफर्म हो गई कि ही इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग एंड ही इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसके बाद ना सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट में बल्कि रेड बॉल क्रिकेट में भी उनको भरपूर मौका दिया गया। हालांकि उनकी
जो रेड बॉल की फॉर्म थी वो उतनी अच्छी नहीं थी शुरू में, लेकिन मिकी आर्थर जो एक फादरली फिगर रहे हैं बाबर आजम के लिए, पाकिस्तान के साबिक हेड कोच, उन्होंने बाबर आजम को रेड बॉल के लिए भी काफ़ी पुश किया और डिस्पाइट हिज अर्ली फेलियर्स उन्होंने बाबर आजम को सपोर्ट किया और आज बाबर आजम एक जाने माने टेस्ट के बल्लेबाज के तौर पे माने जाते हैं। वैसे तो बाबर आजम ने अपने करियर में बहुत सारी आइकॉनिक इनिंग्स खेली हैं, लेकिन ट्रूली जो एक कमिंग ऑफ एज टाइप की जो इनिंग्स थी वो आई 2019 के वर्ल्ड कप में। उससे पहले 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम की परफॉर्मेंस ठीक थी, हालांकि पाकिस्तान वो ट्रॉफी जीत गया, फाइनल में इंडिया को हराया, बट बाबर कोई बड़ी इनिंग्स खेलने में कामयाब नहीं हो पाए। फाइनल में उन्होंने 46 रन्स किए, सेमीफाइनल में हफीज़ के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका उन्होंने एक बड़ा अच्छा कैमियो खेला था। सो ग्लिम्सेस ऑफ ब्रिलियंस वो दिखा रहे थे, बट वो जो एक टैलेंट उनका था उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। लेकिन फिर आ गया 2019 का वर्ल्ड कप और बर्मिंघम का वो मैदान जहाँ पे पाकिस्तान फेस कर रहा था न्यूजीलैंड को नॉकआउट मैच के अंदर, और पाकिस्तान को टारगेट मिला 238 रन्स का। जवाब में न्यूजीलैंड ने अर्ली स्ट्राइक किया और इमामुल हक और फ़खर जमान दोनों पवेलियन को लौट गए। ऐसे में पूरी जिम्मेदारी आती है बाबर आजम पर, और पाकिस्तान की सेमीफाइनल होप्स को अलाइव रखने के लिए बाबर आजम का स्टेप अप करना बहुत ज़रूरी था, और बाबर आजम ने स्टेप अप कट, फ्लिक, कवर ड्राइव, ट्रेंट बोल्ट के साथ वो मार्का आज तक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह हर रील में आपको वही कवर ड्राइव्स नज़र आएंगी। जिस तरीके से उस टर्निंग पिच के ऊपर मिचेल सेंटनर को बाबर आजम ने कंट्रोल किया, न्यूट्रलाइज किया उस थ्रेट को, वो यकीनन एक वर्ल्ड क्लास बैटर की ही निशानदेही थी। 19 का वर्ल्ड कप बड़ा शानदार रहा उनके लिए। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो सेंचुरी बनाई थी, क्या ज़बरदस्त इनिंग्स थी, और साथ में उन्होंने जावेद मियांदाद का रैकेट भी ब्रेक किया, एक आईसीसी इवेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने। इस मैच के अंदर हम हारिस सोहेल की कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल नहीं भूल सकते, लेकिन दिस मैच वाज ऑल अबाउट बाबर आजम। उन्होंने 126 रन की पार्टनरशिप लगाई हारिस के साथ और नहायत शानदार तरीके से कैलकुलेटेड चेस करते हुए पाकिस्तान के वर्ल्ड कप होप्स को अलाइव रखा। ऑल्दो पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए तो क्वालिफाई नहीं कर पाया, लेकिन बाबर के लिए पर्सनली 2019 का वर्ल्ड कप नहायत शानदार रहा। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रन्स बनाए, बल्कि जावेद मियांदाद का 1992 का रिकॉर्ड भी तोड़ा, जिसमें उन्होंने 437 रन्स बनाए थे। And this record now stands with Babar Azam as he scored 474 runs in a single World Cup edition for Pakistan in 2019. जैसे मैंने आपको बताया कि 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान रन रेट की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाया सेमीफाइनल के लिए, लेकिन बाबर के लिए ये काफ़ी अच्छा साबित हुआ। उसके बाद वही हुआ जो पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा होता है, जैसे ही वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ हमें एक नया कप्तान चाहिए था, हमें एक नया हेड कोच चाहिए था, हमें सब कुछ नया चाहिए था। सो उसका मलबा आके गिरा सारा का सारा सरफराज अहमद के ऊपर। कप्तान सरफराज की छुट्टी हो गई, बाबर आजम को बना लिया गया कप्तान। वी आर इन 2019 एंड बाबर आजम इज द न्यू ऑल फॉर्मेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बना दिया गया। सो पार्ट 2 में जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि बाबर आजम ने एज बैटर पाकिस्तान के लिए जब तक उन्होंने कप्तानी नहीं संभाली थी, तब तक उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या ऑल फॉर्मेट की परफॉर्मेंस दी है। सो जनाबे वाला, टेस्ट मैचेस 29, 53 इनिंग्स, 2045 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 45.44, 15 फिफ्टियाँ, 5 सेंचुरियाँ विद द हाईएस्ट स्कोर ऑफ 143। ओडीआईज की बात करें तो 74 ओडीआईज, 3,359 runs at an average of 54, yes 54, strike rate of 87, 11 सेंचुरियाँ, 15 फिफ्टियाँ और 125 का हाईएस्ट स्कोर। बात करें हम T20 क्रिकेट की तो 33 मैचेस खेले बाबर ने इस पीरियड में और 1,290 रन्स बनाए। उनकी एवरेज रही 49.61, स्ट्राइक रेट रहा 126, 10 फिफ्टियाँ और 97 का हाईएस्ट स्कोर। Strike rate of 126 is debatable and it is debatable even today. चले अब हम चलते हैं अपने वीडियो के दूसरे पार्ट में, जो कि है बाबर आजम का कैप्टेंसी करियर। First half of his captaincy era is really good. Pakistan qualifies for the final of the 2022 World Cup, semi-final of the 2021 World Cup.
सो आप कहोगे एक बड़ा सक्सेसफुल कैप्टन जा रहा है, अच्छा स्टार्ट लिया है। टेस्ट क्रिकेट में ऑब्वियसली उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही, लेकिन T20 क्रिकेट वाज एक्सेप्शनल। ODI में एट वन पॉइंट पाकिस्तान वाज एक्सेलिंग, हेडिंग इनटू द 2023 एशिया कप, इन्फेमस जो है उसमें एज फेवरेट्स। But suddenly things change, right? Things change for Babar as captain, things change for Babar as a batter. कैप्टनसी का तो मुझे ज़्यादा दुख नहीं है, लेकिन एज अ बैटर जितना दुख है ना, क्योंकि जिस तरह का उसने स्टार्ट लिया बाबर आजम ने, ही वॉज ऑन हिज वे टू बिकम वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर्स प्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान इन हिस्ट्री। काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स तोड़े उसने। काफ़ी लोग ये भी सवाल उठाने लगे कि एन बाबर बिकम द बेस्ट बैटर इन पाकिस्तान हिस्ट्री पीरियड। यहाँ पे ये बात बहुत ज़रूरी है करना कि कैप्टन, जब कोई भी प्लेयर पाकिस्तान का कैप्टन बनता है तो वो 2-3 चीज़ें जो है वो इनहेरिट करता है। क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है, हर चीज़ का ब्लेम कैप्टन पे जाता है और उसकी अपनी फॉर्म भी डिस्टर्ब होती है। सो चलिए हम देखते हैं कि क्या बाबर आजम की कैप्टनसी अच्छी रही, बुरी रही या फिर बिलो एवरेज रही, और उनकी अपनी फॉर्म इस दौरान कैसी रही। कैप्टेंसी संभालते ही बाबर आजम के पास जो सबसे मेन इवेंट था वो था 2021 का T20 वर्ल्ड कप। उससे पहले बाबर आजम ने ODI क्रिकेट के अंदर अगर हम अचीवमेंट्स उनकी देख लें तो साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को बाबर आजम ने हराया एज कैप्टन। वहाँ पे एक 90 ऑड रन्स की इनिंग खेली, एक 100 भी लगाया और पाकिस्तान 2-1 से वो साउथ अफ्रीका से सीरीज जीता एंड वी बिकेम द फर्स्ट टीम टू बीट साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका ट्वाइस इन एन ODI सीरीज। सो पहली दफ़ा हमने किया था अंडर मिसबाह उल हक इन 2013, इस दफ़ा हमने 2021 में ये चीज़ की अंडर द कैप्टनसी ऑफ बाबर आजम। सो ये उनकी कैप्टनसी करियर की पहली, मैं समझता हूँ कि बड़ी अचीवमेंट्स में से शामिल है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम उनकी ICC इवेंट्स की बात करते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर हम बायलैटरल्स में उनकी परफॉर्मेंस देखें तो 2022 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया होम सीरीज़, 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का दौरा कर रही थी, 20 साल के बाद आपने उनको ODI सीरीज़ हराई होम पे और उसका कैप्टन भी था बाबर आजम। और ना सिर्फ कैप्टन था बल्कि शानदार किस्म की परफॉर्मेंस भी दी। एक हमने 348 रन्स का चेज़ भी किया और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को 20 साल के बाद हमने ODI सीरीज़ में भी हराया। इसके अलावा 2022 जून में बाबर आजम ने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और वेस्ट इंडीज़ को भी सीरीज़ हराई। नॉर्मली लोग वेस्ट इंडीज़ को उतना रेट नहीं करेंगे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मुकाबले में, बट इस सीरीज़ की बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें वेस्ट इंडीज़ की कोई कमज़ोर टीम नहीं थी। उनके काफ़ी अच्छे फर्स्ट क्लास लेवल के प्लेयर जो हैं वो आए हुए थे, जिसमें से शाय होप शामिल थे, कार्ल मेयर्स शामिल थे, निकोलस पूरन थे, अकील हुसैन थे, रोमारियो शेफर्ड थे। सो ये वो प्लेयर्स हैं, रोमन पावल थे, ये वो प्लेयर्स हैं जो कि आज भी वेस्ट इंडीज़ की A टीम का हिस्सा हैं। He was excelling in all 3 formats. ODI उठा लो, टेस्ट उठा लो और T20 उठा लो। T20 और ODI में तो मेरे लिहाज से उस ज़माने में ही was the best player in the world. तो ये तो हमने बात कर ली बाबर आजम की ODI क्रिकेट में अचीवमेंट्स की। एज कैप्टन साउथ अफ्रीका को सीरीज़ हराई, ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ हराई, वेस्ट इंडीज़ को सीरीज़ हराई। इसके अलावा अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें इन पर्टिकुलर तो वो कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। स्टोरी में एंट्री मारते हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान, वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहने वाले वॉइस ऑफ पाकिस्तान रमीज़ राजा रैम्बो साहब। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल के तवील अरसे के बाद टेस्ट टूर के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रही थी और रमीज़ राजा साहब हमारे चेयरमैन थे और उनको ये जीनियस ख्याल आया कि हमें पिचेस के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें न्यूट्रलाइज करना है स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड को। लिहाजा उन्होंने पिंडी की पिच जो कि ऑलरेडी काफ़ी फ्लैट थी उसको मुकम्मल तौर पे हाईवे बना दिया। सो वो एक सीरीज़ जो बहुत थ्रिल और बहुत एक्साइटमेंट और बहुत ड्रामा लेके आने वाली थी, वो सिर्फ बोरियत, स्टैट पैडिंग और फजूल के 100 वो हमें देखने को मिले उसके अंदर। सो आई डोंट वांट टू बी अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट एट द मोमेंट, लेकिन
कुछ निजी महफिलों में भी और कुछ अपने दोस्तों यारों के बीच में भी रमीज़ राजा के बारे में ये बात काफ़ी मशहूर है कि उनसे जब पूछा गया, वैसे तो उन्होंने टीवी पे आके भी इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दी थी कि उन्होंने पिचेस के साथ छेड़खानी क्यों की, लेकिन जब उनसे बार बार पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको पता है? यार तुम्हें बाबर आजम के 100 नहीं देखने। सो ये 100 जो थे ये हमें काफ़ी महंगे पड़े, लेकिन इसमें से एक ऐसा 100 ज़रूर था जो कि वाकई बहुत क्वालिटी का था। Lion roars and what a way to bring up his century. ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आती है, पिंडी टेस्ट ड्रॉ हो जाता है, उस्मान ख्वाजा 100 करते हैं, अजहर अली 100 करते हैं, अब्दुल्ला शफीक 100 करते हैं, लेकिन इट वाज एन एब्सोल्यूट रोड और वो मैच ड्रॉ हो जाता है। फिर सीरीज़ शिफ्ट होती है कराची, जहाँ पे सेकंड टेस्ट मैच में बाबर आजम को पाकिस्तान को बचाना होता है और तकरीबन 1.5 दिन तक उनको बैटिंग करने की ज़रूरत होती है, वरना ऑस्ट्रेलिया वो मैच ले जाती। ये इनिंग्स इतनी आइकॉनिक थी कि मशहूर ज़माना क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री द टेस्ट, जो कि आप प्राइम वीडियो पे देख सकते हैं, उसमें भी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी बाबर आजम की तारीफ करने पर मजबूर हो गए। बाबर ने पाकिस्तान के लिए न सिर्फ मैच ड्रॉ किया, बल्कि ये शायद टेस्ट में अब तक की उनकी सबसे बेहतरीन इनिंग्स थी। दरअसल बाबर आजम के टेम्परामेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ रहे थे। उनके बारे में ये कहा जाता था कि इनके पास विकेट पे स्टे करने की अहलियत उतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि मिकी आर्थर ने उनको बहुत सपोर्ट किया था टेस्ट क्रिकेट में। सो ये वो इनिंग्स थी जहाँ पे वो उस ट्रस्ट को पूरा करते हैं और उस पर पूरा उतरते हैं और 196 रन्स की इनिंग्स खेल डालते हैं और पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच बचाने में कामयाब हो जाते हैं। काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का पाकिस्तान में ये ख्याल था कि बाबर आजम वाइट बॉल का एक बहुत अच्छा प्लेयर है, उसको टेस्ट क्रिकेट ना खिलाएं, उसके टेम्परामेंट का मसला है और वो अपने आप को फ्लैम्बॉयंट शॉट्स मारने से रोक नहीं पाता। इन सब चीज़ों को इस 196 की इनिंग्स ने गलत साबित किया, क्योंकि बाबर आजम ने इसमें इंतहा के दर्जे का टेम्परामेंट शो किया और विकेट पे टिके रहे अनटिल के पाकिस्तान इस मैच में सेफ हो जाए। सो दूसरा मैच भी कराची में ड्रॉ होता है और फिर एक्शन शिफ्ट होता है लाहौर, जहां से शुरू होता है बाबर आजम के टेस्ट करियर में एज कैप्टन शिकस्तों का एक ना रुकने वाला सिलसिला। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-0 से जीत ली है। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम पे पाकिस्तान अपना आखिरी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है और बाबर आजम होम सीरीज़ 1-0 से हार जाते हैं एज कैप्टन। ऑस्ट्रेलिया का ये तारीखी दौरा, जिसे हर तरफ से कवरेज भी मिल रही थी और लोग एक्साइटेड भी थे, वो उस तरह से ख़त्म ना हो सका जिस तरह से पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस चाह रहे थे, या बाबर आजम अपने ज़ाती तौर पे एज कैप्टन जिस तरह से चाह रहे थे, वो बिल्कुल भी उस तरह से इख्तिताम पज़ीर नहीं हो पाया। टेस्ट सीरीज़ में इस तारीखी शिकस्त के बाद ओडीआई सीरीज़ में पाकिस्तान को रिडेम्पशन का मौका तो मिला, लेकिन वंस अगेन बाबर आजम के लिए पर्सनली एक और बड़ा रिकॉर्ड सामने आया। वो दुनियाई क्रिकेट में पहले ऐसे बल्लेबाज बने जिन्होंने लगातार दूसरी दफ़ा 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज मारी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, 2 against Australia and in the first ODI against West Indies he scored a century once again, and that makes him the only player in the entire world to score 3 consecutive centuries twice. वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के बाद गोल टेस्ट सबको याद होगा, अब्दुल्ला शफीक की वो शानदार सेंचुरी, लेकिन उस सेंचुरी से पहले फर्स्ट इनिंग्स में अगर हम देखें तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट उस मैच से बाहर हो चुका था और वहाँ पे पाकिस्तान को कंधा दिया बाबर आजम ने विद नसीम शाह, एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई। 222 के टोटल के जवाब में हमने 216 रन बनाए, फिर श्रीलंका को हमने आउट किया और फिर 300 प्लस का टारगेट चेस करने में अब्दुल्ला शफीक का ऑब्वियसली बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन इस मैच में भी बाबर आजम की जो फर्स्ट इनिंग सेंचुरी थी वो बिल्कुल भी हम भुला नहीं सकते। तो अब तक हमने बात की एज कैप्टन बाबर आजम की अचीवमेंट्स के बारे में इन ओडीआई क्रिकेट, इन टेस्ट क्रिकेट। अब ज़रा नज़र डाल लेते हैं कि T20 क्रिकेट में उन्होंने एज कैप्टन क्या कुछ हासिल किया। सो जो सबसे सिग्निफिकेंट एक ट्रॉफ़ी मुझे नज़र आती है वो होगी ट्राई सीरीज़ जस्ट बिफोर द T20 वर्ल्ड कप 2022 इन न्यूजीलैंड, जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, उसका फाइनल पाकिस्तान ने जीता। बाबर आजम कप्तान थे, हालांकि वो ख़ुद इतना ज़्यादा उसमें बैट से कुछ परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, लेकिन स्टिल उनके अंडर हमने ये एक ट्रॉफ़ी ज़रूर जीती। इस
इसके अलावा पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के अंदर 4 मैचेस की एक T20 सीरीज़ भी जीती, जिसमें बाबर और रिजवान ने 200 प्लस की एक चेज़ भी किया था। और ये वो कुछ परफॉर्मेंसेस हैं जो T20 क्रिकेट के अंदर मुझे प्रोमिनेंट नज़र आती हैं। अभी तक हमने आपको बताया बाबर आजम की एज कैप्टन टेस्ट में परफॉर्मेंस, ODI में परफॉर्मेंस और T20 में परफॉर्मेंस। इसके बाद हम जाके देखेंगे कि बाबर आजम के हिस्से में जो ICC इवेंट्स आए जिनमें उन्होंने कप्तानी की, वो कैसे गए और क्या उनकी कप्तानी अच्छी थी, क्या हम उनकी गलत कप्तानी की वजह से हारे या फिर हम उनकी बिलो पार बैटिंग परफॉर्मेंसेस की वजह से हारे। तो इन सब चीज़ों का जायज़ा लेंगे हम अगले पार्ट। तो अगर हम ICC इवेंट्स की बात करें तो बाबर आजम का सबसे पहला जो ICC मेन इवेंट था वो था 2021 का T20 वर्ल्ड कप। अब यहाँ पे बाबर आजम को नई नई कप्तानी मिली है और टीम जो है वो काफ़ी जल नज़र आ रही है, यूनाइटेड नज़र आ रही है। और हमारा पहला मैच अगेंस्ट आर्च राइवल्स इंडिया इन दुबई, और ये वो मैच था जो तारीख़ के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। 152 फॉर 0। और हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बाबर ने हिंदुस्तान बिल आखिर फतह कर लिया। जी हाँ, पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेटों से हराया दुबई में, और बाबर और रिजवान ने अकेले 152 रन्स का चेस किया। ये वो मौका था जहाँ पे शायकीन क्रिकेट को ये बात कंफर्म हो गई थी कि अब लंबे अरसे तक बाबर आजम ही उनका कप्तान रहेगा। और चूँकि हमने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी और इंडिया को इतनी बड़ी शिकस्त दी थी, तो ये सोचना भी एक तरह से जुर्म बन गया था कि बाबर आजम की कैप्टनसी में क्या खामियां हैं या क्या क्रिटिसिज्म होना चाहिए, या अगर हम जीत भी रहे हैं तो वो जीत हमारी किस हद तक गलतियों को छुपा रही है। इस डिस्कोर्स की इजाज़त इस जीत की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, या अगर मैं ऐसा कहूँ कि इस जीत की वजह से हम बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों पे हमने पर्दा डाल लिया था, तो शायद गलत नहीं हुआ। अब वो 152 फॉर नथिंग जो था, उसके बाद वही हुआ जो कई पाकिस्तानी बड़े सुपरस्टार्स के साथ हुआ है कि वो सक्सेस जो है उनके सर के ऊपर इस तरह से सवार होती है कि वो कंप्लेसेंट हो जाते हैं, वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। वो ऐसा उनको लगता है कि हमने सब कुछ अचीव कर लिया है। वही बाबर आजम के साथ भी हुआ। बाबर आजम ने फिटनेस के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना शुरू की। बाबर पाकिस्तान क्रिकेट के माए बाप बन चुके थे, कोई उनसे पूछ नहीं सकता था, कोई उनको कह नहीं सकता था। अगर कोई कोच फिटनेस के ऊपर कुछ कहता था तो वो उसको कोचिंग से ही निकलवा देते थे। ऐसा हो चुका है बाय अकॉर्डिंग टू सम रूमर्स। खैर, पाकिस्तान का सफ़र इस वर्ल्ड कप में अच्छा रहा। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेला, लेकिन वो सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया ने एक दफ़ा फिर हमारे लिए ICC इवेंट के नॉकआउट मैच को हमारे लिए डरावने ख्वाब में तब्दील कर दिया। हसन अली का वो कैच ड्रॉप, फिर शाहीन को बैक टू बैक छक्के। बाबर आजम की कप्तानी का आगाज़ पहले ICC इवेंट में सेमीफाइनल तक रहा, जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। फिर हम आते हैं 2022 एशिया कप की तरफ। दुबई में एक दफ़ा पाकिस्तान इंडिया को हराने के बाद कॉन्फिडेंट था कि हम दूसरी दफ़ा फिर हराएंगे। वो मौका भी आया और हमने इंडिया को एक दफ़ा फिर हराया दुबई के अंदर एशिया कप में। अफगानिस्तान का वो आइकॉनिक मैच आपको याद होगा जिसमें नसीम शाह ने 2 छक्के मार दिए थे और पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचा दिया था। इंडिया उस एशिया कप में फाइनल नहीं खेल पाया था और पाकिस्तान पहुंच गया था अगेंस्ट श्रीलंका। अब यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा था कि अब तो शायद ट्रॉफ़ी आ जाएगी, बाबर आजम के हिस्से में बड़ी ट्रॉफ़ी आ जाएगी, क्योंकि लगातार पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर हुआ, फिर अब पाकिस्तान फाइनल खेल रहा था। तो फैंस भी ये उम्मीद लगा के बैठ गए थे कि शायद अब गलतियों से सीखा जा चुका होगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने श्रीलंका के फाइनल में 60 रन से पहले 5 खिलाड़ी आउट कर दिए, लेकिन उसके बाद फिर वही हुआ जिसका डर था। एक पार्टनरशिप और स्कोर पहुंच गया 170 तक। अब फाइनल में दुबई में 170 रन का टारगेट उतना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास बल्लेबाज ऐसे मौजूद थे जो कि इसको चेस कर सकते थे। लेकिन बाबर आजम जल्दी आउट हो गए। रिजवान एक नहायत सुस्त रफ्तार 50 करने के बावजूद पाकिस्तान को जितवा ना सके, और इफ्तिखार अहमद जो कि पोस्ट प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आके कह रहे थे कि हम लंबा लेके चल रहे थे, इतना लंबा लेके चल रहे थे कि उन्होंने 31 बॉलों पे 32 रन बनाए। पाकिस्तान 2022 के एशिया कप का फाइनल भी हार गया।
अब बैक टू बैक इवेंट्स में पाकिस्तान नॉकआउट स्टेजेस में बाहर हो गया था। अब इसके बाद दो किस्म के डिस्कोर्स शुरू हो गए थे। कुछ लोग कह रहे थे कि बाबर आजम को 2 इवेंट्स मिल चुके हैं, अब यहाँ से उनको तब्दील कर देना चाहिए, कप्तानी से हटा देना चाहिए, उनकी फॉर्म जो है वो इफेक्ट हो रही है। हालांकि 2021 के वर्ल्ड कप में बाबर आजम की फॉर्म जो थी वो अच्छी थी, लेकिन 2022 के एशिया कप में वो थोड़ी सी डाउन ज़रूर हुई थी। सो फैसला ये किया गया कि बाबर आजम ही पाकिस्तान के कप्तान रहेंगे। जैसा मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि बाबर आजम को यही जिम्मेदारी दी गई कि आपने जाके T20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम को लीड करना है। उससे पहले उन्होंने ट्राई सीरीज़ जीती अगेंस्ट न्यूजीलैंड, लेकिन 2022 के T20 वर्ल्ड कप में जो हुआ वो तो पाकिस्तानी फैंस ने ना शायद कभी सोचा होगा और ना कभी किसी भी फैन ने उसका गुमान किया होगा। पाकिस्तान ने पहला मैच खेला अगेंस्ट इंडिया और एक ऐसी पोजीशन में अपने आप को पाकिस्तान ले आया जहां से शायद जीत के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फिर एंट्री होती है द वन एंड ओनली विराट कोहली। पाकिस्तान वो मैच कैसे हारा, 18 बॉलों पे 48 रन हमने कैसे चेस करवाए, इसका जवाब तो आज तक सारे साइंसदान ढूंढ रहे हैं। लेकिन उस मैच में कुछ बहुत जेन्युइन गलतियां की गई मैनेजमेंट की तरफ से, जैसे कि सबसे पहले हमने 4 फास्ट बॉलर नहीं खिलाए। हालांकि मेलबर्न की पिच पे बहुत ज़्यादा बाउंस, बहुत ज़्यादा सीम हो रहा था। हमने शुरू में हारिस रऊफ जो कि 3.4 ओवर्स तक नहायत शानदार स्पेल कर रहा था, अपने आखिरी 2 बॉलों में उसने पूरा का पूरा मैच पाकिस्तान के हाथ से निकाल दिया। या आई वुड से कि कोहली ने वो मैच पाकिस्तान से छीन लिया। बट अगर वहाँ पे हारिस रऊफ के अलावा, शाहीन और नसीम के अलावा हमारे पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नवाज की जगह या कोई जेन्युइन फास्ट बॉलर होता तो शायद ये मैच हम 2-3 ओवर पहले ही इंडिया से जीत जाते। इंडिया के इस हार्ट ब्रेक से पाकिस्तान फैंस ने अभी रिकवर किया ही था कि एक और बड़ा हार्ट ब्रेक आ गया और पाकिस्तान अपना अगला मैच जिम्बाब्वे से भी हार गया। और इन दोनों मैचेस में बाबर आजम की परफॉर्मेंस निहायत पुअर रही। अब एक ही तरीका था कि पाकिस्तान अपने बाकी के मैचेस जीते और दुआ करे कि नीदरलैंड्स साउथ अफ्रीका को हरा दे। जी हाँ, नीदरलैंड्स साउथ अफ्रीका को हरा दे। अब ये वो टाइम है जहाँ पे हमारे हेड कोच, फॉर्मर हेड कोच या मेंटोर सकलैन मुश्ताक साहब, द इन्वेंटर ऑफ दूसरा, उन्होंने एक और चीज़ इन्वेंट की। उन्होंने एक नई टर्म इन्वेंट की और वो टर्म थी कुदरत का निज़ाम। कुदरत का निज़ाम है दिन रात। कुदरत का निज़ाम ऐसा चला कि नीदरलैंड्स वाकई साउथ अफ्रीका को हरा गया और पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन चांस अचानक से पैदा हो गया। पाकिस्तान को सिर्फ बांग्लादेश को मैच हराना था एंड दे वुड बी इन द सेमीफाइनल्स, और ऐसा ही हुआ। नीदरलैंड्स साउथ अफ्रीका को हराने के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम से उनके प्लेयर्स की बात हुई। उन्होंने बाबर आजम को बोला कि वी हैव डन आवर जॉब एंड नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू डू योर जॉब। Make sure you win. So we finish 4th. सो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेला। सेमीफाइनल में पाकिस्तान की जानिब से दोनों भाइयों की यानी बाबर और रिजवान की फॉर्म भी वापस आई। सिडनी में दोनों ने 50 रन की इनिंग्स भी खेली और सेमीफाइनल में पाकिस्तान को जीत दिलाई अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अब एक दफ़ा फिर पाकिस्तान एक आईसीसी इवेंट के फाइनल में था। इस दफ़ा उम्मीद की जा रही थी कि 92 की तारीख पाकिस्तान रकम करेगा, क्योंकि यही वो मैदान था मेलबर्न का जिसमें 1992 में इमरान खान और उसके कॉर्नर टाइगर्स ने इंग्लैंड को हरा के वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया था। तो उम्मीद की जा रही थी कि एग्जैक्टली 30 साल बाद बाबर आजम एंड कंपनी भी इंग्लैंड को हरा के वर्ल्ड टाइटल हासिल करेंगे, लेकिन अफसोस ट्रॉफ़ी का इंतज़ार ही रहा। फाइनल में पाकिस्तान ने बहुत पुअर बैटिंग की। बाबर आजम आदिल रशीद की गुगली को नहीं पिक कर पाए और पाकिस्तान फाइनल भी हार गया। वंस अगेन थोड़ा सा लक का उसमें फैक्टर ज़रूर था, क्योंकि शाहीन अफरीदी हैरी ब्रुक का कैच करते हुए उनकी नी इंजरी हो गई और वो अपना स्पेल मुकम्मल नहीं कर पाए और फिर बाबर आजम को मजबूरन इफ्तिखार से बॉलिंग करवानी पड़ी और इफ्तिखार को सामने देखकर बेन स्टोक्स के मुंह में वैसे ही पानी आ गया और पहली ही बॉल से उन्होंने अटैक करना शुरू हो गया
और वो मैच पाकिस्तान उधर ही हार गया। तो इस तरह बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान एक और नॉकआउट मैच हार गया और ट्रॉफी जीतते जीते हम वंस अगेन फाइनल स्टेजेस पे आके चोक कर। अब 2022 के वर्ल्ड कप के बाद चूँकि हमने कुदरत के निज़ाम की वजह से फ़ाइनल खेल लिया था, तो काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि अब तो बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा देना चाहिए, अब तो हटा देना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ लोग ये भी बात कर रहे थे कि बाबर आजम अगर कैप्टनसी से हम हटा दें तो किसको बनाएं, और कोई है नहीं, कोई परफॉर्मर नहीं है, यही एक टीम के अंदर परफॉर्मर है। लेकिन कोई भी टेक्टिकल चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा था, गलती कहाँ पे हो रही है उसके बारे में बात नहीं कर रहा था। हर बंदा यही बात कर रहा था कि टीम की यूनिटी बड़ी अच्छी है, टीम जल्द है। सो ये टीम भी आने वाले वक्तों में टूटने वाली। अब आता है 2023 का वर्ल्ड कप, 50 ओवर का वर्ल्ड कप, इंडिया में वर्ल्ड कप, और डिस्कशन एक दफ़ा फिर वही है कि बाबर आजम को कप्तान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जहां बाबर आजम अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में फॉर्म के साथ उतना स्ट्रगल नहीं कर रहे थे, लेकिन कैप्टनसी वाइज वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, और ये हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दिया PSL के अंदर भी, जहाँ पे वो कराची किंग्स को लीड तो कर रहे थे और उन्होंने माइंड यू रिप्लेस किया था इमाद वसीम को, जो कि ऑलरेडी एक टाइटल विनिंग PSL कैप्टन थे। सो कराची किंग्स की कैप्टनसी लेने के बाद 2022 और 23 का जो PSL था वो कराची के लिए इंतहाई खौफनाक साबित हुआ। उन्होंने ऑलमोस्ट बॉटम पे फिनिश किया दोनों दफ़ा, और इसी के साथ एक पैरेलल सिचुएशन बनती जा रही थी जहां पे शाहीन अफरीदी लाहौर कलंदर के फॉर्च्यून्स को टर्न अराउंड कर रहे थे और बैक टू बैक टाइटल्स जीत रहे थे। सो एक यहाँ से भी एक प्रेशर डेवलप हो रहा था कि मे बी वी शुड रिप्लेस बाबर आजम इन T20s एटलीस्ट विद शाहीन अफरीदी। 2023 के वर्ल्ड कप के बारे में बात करने से पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि जो टीम इतना यूनिफाइड और इतना जल्द नज़र आ रही थी वो टूटी कैसे। हाँ जी, इसके पीछे भी एक काफ़ी स्टोरी है, और वो स्टोरी ये है कि 2023 का एशिया कप, कोलंबो का वो मैदान और वो 2 दिन वाला मैच जिसमें ऑलमोस्ट पाकिस्तान के पेस अटैक की कमर तोड़ के रख दी KL राहुल और विराट कोहली ने। इंडिया के साथ होने वाले उस मैच में, जो कि कोई फाइनल भी नहीं था, सेमीफाइनल भी नहीं था, ग्रुप स्टेज का मैच था, लेकिन उसको रीस्केड्यूल कराया गया क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स का पैसा लगा हुआ था और वो मैच होना ज़रूरी था। उस मैच के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान हारा बल्कि बुरी तरह हारा, और अपने जो पेस अटैक जिसके बारे में पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा प्राइड में थे कि आफ्टर वसीम, वकार एंड अख्तर वी हैव शाहीन, नसीम एंड हारिस, तो उनका ऐसा हाल हुआ उस मैच के अंदर कि उसके बाद शायद वो आज तक उससे रिकवर नहीं कर पाए। 2023 के एशिया कप में पाकिस्तान फाइनल के लिए तो क्वालिफाई नहीं कर पाया, लेकिन पाकिस्तान अपने मेन वेपन्स को ज़रूर खो बैठा। हारिस रऊफ भी इंजर्ड हो गए, नसीम शाह भी इंजर्ड हो गए, हमें ज़मान खान को खिलाना पड़ा, और वो पेनफुल आखिरी ओवर जिसमें बाबर आजम ऐसे इशारे कर रहे थे ज़मान को कि इधर बॉल कराना था, मैंने फील्डर इधर लिया था, लेकिन हाउ डज़ इट मैटर, क्योंकि पाकिस्तान एशिया कप से भी बाहर हो गया। 2023 के एशिया कप के बाद बाबर आजम के पास रिडेम्पशन का एक वाहिद ज़रिया था 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, विच वॉज स्केड्यूल्ड इन द नेबरहुड इंडिया। पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला कर लिया गया था कि पाकिस्तान की टीम इंडिया ट्रैवल करेगी, लेकिन अपने मैचेस हैदराबाद और बेंगलोर और चेन्नई में खेलेगी। इसके अलावा कुछ ज़्यादा वेन्यूज़ पाकिस्तान को असाइन नहीं किए गए एक्सेप्ट अहमदाबाद, जो कि मैच होना था इंडिया के साथ। सो बाबर आजम अपनी टीम को लेके चलते हैं इंडिया, और पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी होती है। पाकिस्तान नेदरलैंड्स को हराता है, फिर रिजवान और अब्दुल्ला शफीक की वो आइकॉनिक इनिंग्स अगेंस्ट श्रीलंका, तो स्टार्ट तो बहुत अच्छा होता है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का। लेकिन बाबर आजम के लिए पर्सनली ये वर्ल्ड कप कुछ ख़ास साबित नहीं होता, बल्कि इनफैक्ट इट वाज अ वेरी पुअर परफॉर्मेंस। पाकिस्तान अपने अगले सारे मैचेस मुतवातिर तौर से हारता रहता है और ऑलमोस्ट इस पोजीशन में आ जाता है कि जहां से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। हालांकि इस वर्ल्ड कप के दौरान हमें बेंगलोर जैसा एक मिरेकुलस मैच भी देखने को मिला, जिसमें बाबर आजम ने भी एक अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन इट वाज ऑल अबाउट फ़खर जमान। और 2023 का जो ओवरऑल वर्ल्ड कप था उसमें पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी वो भी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग नज़र आई। सो वंस अगेन
एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे थी और जो डिलीवरी थी एज कैप्टन भी और एज परफॉर्मेंस भी, वो वहाँ उस लेवल पे नहीं जा सकी और पाकिस्तान 2023 के वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गया। ये वो वर्ल्ड कप था जिसके बाद बाबर आजम ने सोचा कि इनफ इज़ इनफ एंड आई एम गोइंग टू स्टेप डाउन। जी हाँ, इसी वर्ल्ड कप के दौरान वो चैट भी लीक्स हुई और मीडिया का जो प्रेशर था और जो बोर्ड की तरफ से प्रेशर था, वो सारी चीज़ें बाबर आजम के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही थी और वो हमें नज़र आ रहा था कि ही वॉज नॉट गुड, ही वॉज नॉट देयर, ही वॉज नॉट फीलिंग गुड। लेट्स जस्ट पुट इट दिस वे कि ही वॉज नॉट फीलिंग वेरी गुड बिकॉज जो भी बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही थी। 2023 के बाद बाबर आजम ने स्टेप डाउन किया ऑल फॉर्मेट से और उन्होंने कहा कि नाउ आई वांट टू फोकस ऑन माय बैटिंग। Babar Azam has resigned as Pakistan cricket team's captain from all the formats. So opportunity आती है शाहीन शाह अफरीदी के पास। Shaheen Shah Afridi is set to replace Babar Azam. और उनको बना दिया जाता है T20 का कप्तान। जस्ट बिफोर द T20 वर्ल्ड कप हम एक सीरीज़ खेलते हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड, जहाँ पे हमें 4-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ता है और एक ही सीरीज़ के बाद हम शाहीन अफरीदी को T20 की कप्तानी से सैक कर देते हैं। ये चीज़ें बुला देते हैं कि वो 2 PSL के टाइटल जीतता हुआ आ रहा था और एटलीस्ट एक सीरीज़ से ज़्यादा तो उसको मिलना ही चाहिए था। लेकिन जैसे ही हम शाहीन अफरीदी को T20 की कप्तानी से हटाते हैं, हम किसी और को नहीं बल्कि दोबारा बाबर आजम को अपॉइंट कर देते हैं फॉर द T20 वर्ल्ड कप 2024। अब ये वो दौर है जिसमें बाबर आजम वर्सेस शाहीन अफरीदी बहुत खुल के सामने आ चुका है। ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर आ रही हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, बाबर FC शाहीन FC से लड़ रही है और हर किस्म का तूफ़ान सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिलेगा इस पीरियड के दौरान, जब शाहीन अफरीदी को हमने T20 कैप्टेंसी से हटाया और बाबर आजम को रीअपॉइंट किया। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि बाबर आजम ने कप्तानी दोबारा अपने अब्बा जी के कहने पे एक्सेप्ट की थी। इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता। तो क्या बाबर आजम को दोबारा कैप्टेंसी एक्सेप्ट करनी चाहिए थी? नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये बात प्रूव हो गई नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप में। 2024 में अमेरिका के अंदर और वेस्ट इंडीज़ के अंदर वर्ल्ड कप हुआ और हमारा पहला मैच था अमेरिका से। अब किसने सोचा होगा कि यार पाकिस्तान जो कि फॉर्मर T20 वर्ल्ड कप चैम्पियन है, इतने ज़्यादा फाइनल खेले हुए है, वो कहाँ अमेरिका से हारेगा। लेकिन 3 बॉल पे 12 स्कोर, हारिस रऊफ वर्सेस एरन जोन्स, हम हार गए, हमें वो स्कोर पड़ गया। पहले तो सुपर ओवर हुआ, सुपर ओवर में मोहम्मद आमिर ने जिस किस्म की बॉलिंग की वो भी एक सवालिया निशान है। उसके बाद हमने फिर सुपर ओवर में जो डिसीजंस लिए, इफ्तिखार अहमद को ऊपर भेज दिया। जो उन दिनों चल रहा था पाकिस्तान क्रिकेट में, उसको टू मेक सेंस ऑफ इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। गैरी कर्स्टन को हमने उन दिनों हायर किया था, वो हेड कोच थे उस वर्ल्ड कप के अंदर। तो जब वो जा रहे थे, उनका कहना था कि देयर वॉज नो यूनिटी इन द टीम, आई कुड सी इट। ये बात बहुत क्लियर थी कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप में टीम जो थी वो जेल नहीं थी। बाबर आजम की कप्तानी को दोबारा दिलवाने या उसके एक्सेप्ट करने से भी शायद कुछ प्लेयर्स खुश नहीं थे और वो नसीम शाह का वो रोता हुआ चेहरा जब दूसरा मैच इंडिया से हारे, 120 पे 120 हमसे नहीं बने, तो नसीम शाह का वो रोता हुआ चेहरा कौन भूल सकता है। इट वाज सेइंग अ लॉट कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इनसाइड द टीम। 2024 का वर्ल्ड कप तो अगेन एक डरावना ख्वाब साबित हुआ और बाबर आजम का कैप्टेंसी का जो करियर था वो यहाँ पे इख्तिताम पजीर। अब बाबर आजम क्योंकि फिटनेस स्टैंडर्ड्स भी नीचे जा रहे थे, अपना खेलने का मेथड बदल लिया था। अब जब लॉन्गर फॉर्मेट्स आते तो बाबर आजम स्ट्रगल करते अगेंस्ट क्वालिटी बॉलर, स्पेशली ऑन द ऑफ साइड। बाबर जो अपने बैकफुट पंचेस, अपनी कवर ड्राइव्स, अपनी स्ट्रेट ड्राइव्स, अपनी एलिगेंट स्ट्रोक प्ले के लिए जाने जाते थे। अब वो ना तो स्ट्रोक प्ले नज़र आता है, ना वो एलिगेंस नज़र आती है, ना वो कवर ड्राइव्स नज़र आती है, ना वो बैकफुट पंचेस नज़र आते हैं और ना ही वो फ्लुएंसी नज़र आती है जो कि बाबर आजम जिस फ्लुएंसी के साथ उन्होंने 18 सेंचुरीज बनाई थी तेज़ तरीन, 5000 रन बनाए थे तेज़ तरीन, वो सब कुछ अब नज़र नहीं आता। अब हमारे पास डिस्कस करने के लिए 2 चीज़ें रह गई हैं। एक तो हम देखेंगे कि बाबर आजम की
आफ्टर एक्सेप्टिंग द कैप्टनसी उनका रिकॉर्ड कैसा रहा पर्सनली भी और एज टीम भी। और दूसरा हम ये देखेंगे कि यार इतना बड़ा प्लेयर, इतने ज़्यादा रिकॉर्ड्स और अवार्ड्स, अगर उसका जिक्र ना हो तो ये थोड़ी सी ज़्यादती होगी। तो अगर हम बाबर आजम की कैप्टनसी को देखें इन ऑल फॉर्मेट्स बाय द एंड ऑफ 2023, इसमें वो वाला फेज़ शामिल नहीं है जब उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप के बाद दोबारा कप्तानी एक्सेप्ट की थी, सो वो वाला फेज़ इसमें शामिल नहीं है। उससे पहले 2019 से लेके 2023 तक उन्होंने जितनी कैप्टनसी की उसका रिकॉर्ड आपके सामने है। 134 टोटल मैचेस खेले गए इसमें से, जिसमें 78 बाबर आजम ने जीते, 44 में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, 1 टाई हुआ, 4 ड्रा हुए और 7 मैचों का कोई रिजल्ट नहीं निकला। विन लॉस रेशो की बात करें तो वो रहा 1.77। इसके अलावा अगर हम बाबर आजम के रिकॉर्ड्स की बात करें तो सितारा इम्तियाज़, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2022, ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021-2022, he was selected in the ODI team of the year in 2017 and 2019. He was also selected in the ODI and Test team of the year in 2022. रिकॉर्ड्स की बात करें तो फास्टेस्ट टू 5000 ODI रन्स, फास्टेस्ट टू 6000 ODI रन्स, मोस्ट T20I 50s, फास्टेस्ट टू 2000 T20I रन्स, मोस्ट मैचेस एज कैप्टन इन T20Is, मोस्ट कंसेक्यूटिव 50s अक्रॉस फॉर्मेट्स। लेकिन अगर हम बात करें एज कैप्टन ICC ट्रॉफीज़ की या PSL ट्रॉफीज़ की, सो इट इज़ एब्सोल्युटली ज़ीरो। हमने एज बैटर तो बाबर आजम के स्टैट्स आपके साथ शेयर कर लिए हैं जो उनके आ रहे थे 2015 से लेके 2019 तक, लेकिन 2019 के बाद कैप्टनसी लेने के बाद जो उनके स्टैट्स हैं वो भी आपको दिखा देते हैं ताकि थोड़ी सी क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाए कि क्या कैप्टनसी लेने के बाद बाबर आजम के बैटिंग फॉर्म में कुछ फ़र्क आया है या नहीं आया। सो अगर हम नज़र डालें टेस्ट मैचेस पे, इस पीरियड में बाबर आजम ने 20 टेस्ट मैचेस खेले, 1727 रन्स बनाए, 196 हाईएस्ट स्कोर रहा उनका, 50 की एवरेज रही, 4 सेंचुरियां बनाई और 11 फिफ्टियां बनाई। ODIs की बात करें तो 43 ODIs खेले, 2370 रन्स बनाए, 158 उनका हाईएस्ट स्कोर रहा, एवरेज उनकी रही 60.76 और स्ट्राइक रेट रहा 91.22। इसके अलावा 8 ODI सेंचुरियां और 17 फिफ्टियां भी रही। T20s की बात करें तो 104 T20s में 3485 रन्स बनाए, 41 की एवरेज के साथ और स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट सिमिलर रहा, जो कि पहले था 126 का, अब हो गया था 128 का। 3 सेंचुरियां आई, 30 फिफ्टियां आई। सो ही इज़ ऑल्सो scoring at a very consistent rate even before becoming captain and after leaving captaincy। हम इन दोनों रिकॉर्ड्स को कंपेयर करें तो इसमें से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सो ये पॉइंट के बाबर आजम कैप्टन बनने के बाद उसकी फॉर्म में डिक्लाइन आया है, ये बात इंटायरली ठीक नहीं है। लेकिन अगर हम लास्ट 3 इयर्स का रिकॉर्ड देखें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सामने आ रही हैं। लास्ट 3 इयर्स में बाबर आजम ने 10 टेस्ट मैचेस खेले, 463 रन बनाए, हाईएस्ट स्कोर रहा 81 और एवरेज रही 23। ODIs 14, 506 रन्स, 42 की एवरेज, हाईएस्ट स्कोर रहा 78, स्ट्राइक रेट रहा 79, कोई 100 नहीं और 5 फिफ्टियाँ। T20s की बात करें तो 738 रन्स, हाईएस्ट स्कोर रहा 75, एवरेज रही 33, स्ट्राइक रेट रहा 133 और कोई सेंचुरी नहीं और 6 फिफ्टियाँ। ये है बाबर आजम के बैटिंग स्टैट्स सिंस 2023। सो अगर हम पहले फेज़ को देखें, फिर सेकंड फेज़ को देखें और फिर इस थर्ड फेज़ को देखें तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है इसमें। और ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि बाबर आजम की बैटिंग फॉर्म उतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुई, लेकिन उनकी जो मेंटल उनको जो नुकसान पहुंचा है, जो कैप्टनसी का जो सागा रहा है, जो सारी कंट्रोवर्सीज रही हैं, उसकी वजह से फाइनली वो चीज़ रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई इवन आफ्टर हिम गिविंग अप ऑन कैप्टनसी। Best of luck to Babar Azam. I feel the ceiling is still very high. You have got all the talent in the world, and hopefully after 10 more years we'll be sitting here and we'll be discussing कि यार क्या बंदा था, क्या करियर था, क्या बंदा है। बाबर आजम, a tale of 2 halves, a tale of 4 quarters, जो मर्जी का हो, but बाबर आजम is बाबर आजम।
आने वाले अक्टूबर में बाबर आजम 31 साल के हो जाएंगे और ये वो टाइम होता है जहाँ पे मेक और ब्रेक सिचुएशन होती है। और मेरे ख्याल से बाबर आजम भी शायद अपने करियर के उस स्टेज पे हैं कि जहाँ पे उनको या तो मज़ीद नीचे जाना है और या फिर यहाँ से सिर्फ ऊपर ही उठना है। हमारी कोशिश थी कि हम इस वीडियो में आपके सामने पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार की कहानी को इस अंदाज में रखें कि कोई बायसनेस या कोई ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जिसमें ऐसा लगे कि हम या उनकी फेवर कर रहे हैं या उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमारी दुआ है कि वो अपनी फॉर्म को रीगेन करें और दोबारा कभी हमारी पर्सनल ख्वाहिश ये होगी कि वो कैप्टनसी की तरफ ना जाएं, क्योंकि जब वो एचएस के बल्ले के साथ खेलते थे 2019 में, वो वाला बाबर आजम कोई दूसरे लेवल का बाबर आजम था। अगर आपको लगता है कि हमने आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज में कोई वैल्यू एडिशन की है तो काइंडली पाक पैशन को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज आप मज़ीद देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, और किस प्लेयर के बारे में देखना चाहेंगे उस प्लेयर का नाम भी नीचे लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए इस तरह की मज़ीद डॉक्यूमेंट्रीज लेके आते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।